हेलो मेरे भाभी केबीएस पीआरटी टीजीटी स्पेशल एजुकेटर्स। स्वागत है आपका अपने चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स पर। अब देखो, जैसे स्क्रीन पर इतिहास वर्ड आता है ना, तो आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि बस अब नींद की गोली मिलने वाली है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने तारे जमीन पर का ईशान अवस्थी या कोई मिल गया का रोहित देखा है? जादू के आने से पहले या निकुंब सर के मिलने से पहले उनकी लाइफ कितनी टफ थी। अब इमेजिन करो आज के 100-150 साल पहले का टाइम, जब ना तो कोई स्पेशल एजुकेटर का कॉन्सेप्ट था, ना कोई अवेयरनेस थी, और ना ही कोई निकुंब सर थे। तब क्या होता था, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती थी, बस उसी डार्क एज से लेकर आज के इस मॉडर्न इंक्लूसिव एजुकेशन तक का जो सफर है, वही तो है हमारा विशिष्ट शिक्षा का इतिहास। तो इसमें हम देखने वाले हैं विशिष्ट शिक्षा का इतिहास, हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन हम बोल सकते हैं। और टेंशन मत लो यार, केबीएस टीयर 2 का एग्जाम क्रैक करना है, कोई बोरिंग डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी है। इसलिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम मास्टर हैंड रिटन नोट्स। और हाँ, डेट्स और भारी भरकम नाम रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इससे ऐसे ज़बरदस्त निमोनिक्स ऐड किए हैं जो सारा इतिहास आपके दिमाग में पुष्पा के डायलॉग की तरह छप जाएगा। मैं झुकेगा नहीं साला, एकदम एग्जाम में सब सही टिक करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं स्पेशल एजुकेशन का ये मज़ेदार टाइम ट्रैवल। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सभी के लिए है, चाहे वो केबीएस टीजीटी या पीआरटी वाला हो। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने वो चीज़ें ऐड करी हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँ, तो मैं लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली स्लाइड। तो चलिए दोस्तों, अपने टाइम मशीन में बैठिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सीधा 18वीं सदी के फ्लैशबैक में। स्क्रीन पर जो दो लेजेंड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर दो लेजेंड का नाम दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। ठीक है, ये हमारे स्पेशल एजुकेशन के करण अर्जुन हैं। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ केबीएस टीयर 2 की तैयारी नहीं कर रहे होते। सबसे पहले मिलिए हमारे फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, जो हैं जीन मार्क गिस्पर्ट इटार्ड, यानी WBIV। ठीक है, इसको याद करने के लिए निमोनिक्स है। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब आपने द जंगल बुक का मोगली तो देखा होगा, है ना, बिल्कुल वैसा ही एक रियल लाइफ मोगली था, अवेरान का जंगली लड़का, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, विक्टर रखा था। इस बच्चे को कोई भाषा नहीं आती थी, जानवरों की तरह रहता था। उस टाइम के बड़े बड़े डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, ये सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का केस है। लेकिन हमारे टार्ड सर ठहरे जिद्दी, इन्होंने कहा कि मैं सिखाऊंगा इसे, और वहीं से शुरुआत हुई इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की, यानी कि व्यक्तिगत निर्देश की। मतलब हर बच्चे की जरूरत अलग, तो पढ़ाने का तरीका भी अलग। अब एग्जाम में इटार्ड को कैसे याद रखें, इसके लिए हमारा निमोनिक जो है WBIV। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो W फॉर जो है वो क्या है, वाइल्ड बॉय ऑफ अवेरान, यानी कि कौन सा बॉय, जिसका नाम विक्टर था। ठीक है, बी फॉर बॉय यानी कि विक्टर, लैंडमार्क अटेम्प्ट, यानी गंभीर आईडी वाले बच्चे को पढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, आई फॉर क्या है, इटार्ड इज द फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, और वी फॉर क्या हो जाएगा, विक्टर। ठीक है, वी फॉर विक्टर, इतना क्लियर हो गया। और वी फॉर व्यक्तिगत निर्देश याद कर सकते हैं, यानी कि वी फॉर व्यक्तिगत निर्देश। मेथड जो था वो कौन सा था, व्यक्तिगत निर्देश का, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। अब आते हैं राइट साइड पर। एक बार जरा अपनी आंख बंद करो और सोचो कि घुप अंधेरे में आपको एक पूरी किताब पढ़नी है। इम्पॉसिबल लग रहा है ना? इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया हमारे दूसरे हीरो ने। दूसरे हीरो कौन है, लुइस ब्रेल। ठीक है, लुइस ब्रेल हैं। इन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए उंगलियों को ही उनकी आंखें बना दिया। ब्रेल लिपि का इन्वेंशन करके इन्होंने लिटरेसी के दरवाजे खोल दिए। ठीक है, तो इनको याद रखने का कोड है 4 जन, यानी ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, 4 जनवरी को इनका बर्थडे होता है, जिसे पूरी दुनिया वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाती है। अब इस स्लाइड का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है, ध्यान से नीचे
बॉक्स देखिए, बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, बोथ इस्टेब्लिश स्पेसिफिक मेथड फॉर स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज। मतलब यहाँ पर इन दोनों दिग्गजों ने एक बात कॉमन कही थी, इन्होंने हवा में तीर नहीं चलाए थे। ठीक है, इटार्ड ने आईडी वाले बच्चों के लिए अलग तरीका निकाला और ब्रेल ने वीआई बच्चों के लिए अलग। यही तो है असली इंक्लूसिव की नीड। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए दोस्तों, विदेश से उन दिग्गजों से मिलकर अब वापस लौट आते हैं अपने प्यारे स्वदेश यानी इंडिया में। अब देखो, जब दुनिया भर में स्पेशल एजुकेशन पर काम हो रहा था तो इंडिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हमारी कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 1974 में। ठीक है, कब आता है? 1974 में आता है। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा 1974। ठीक है, अब आप स्क्रीन पर आईईडीसी देखिए, यहाँ पर आईईडीसी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी है। ठीक है, 1974। तो अब इस भारी भरकम स्कीम को कैसे याद रखें, इसके लिए हमने बनाया एकदम वीआईपी निमोनिक, CIRS। ठीक है, क्या बनाया? CIRS। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं CIRS जो है, सी फॉर क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि केंद्र प्रायोजित, मतलब पैसा और पावर सीधे केंद्र सरकार यानी दिल्ली से आएगा। ठीक है, और IRS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डिसेबल्ड चिल्ड्रन इनटू रेगुलर स्कूल, यानी नियमित स्कूलों में एकीकरण। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, केबीएस वाले यही फंसाते हैं। ध्यान से सुनना, आईईडीसी ने बात की एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन की। अब ये इंटीग्रेशन क्या बला है, तो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। मान लो आपने मुझे अपनी शादी में बुलाया, मैं आ भी गई, लेकिन वहां मेरे बैठने के लिए ना कोई कुर्सी है, ना कोई मुझसे बात कर रहा है, और ना ही मेरे टेस्ट का खाना है। मुझे सिर्फ यहाँ पर एंट्री मिली है। बस यही था इंटीग्रेशन। बच्चों को रेगुलर स्कूल में एडमिशन तो दे दिया गया, उन्हें क्लास में भी बिठा लिया गया, लेकिन उनके हिसाब से ना तो कैरिकुलम बदला और ना ही उन्हें स्पेशल सपोर्ट मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं हमारा दूसरा जो वो है बॉक्स, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एनईपी 1986। एनईपी जो 1986 और इंटीग्रेशन ये जो 1986 है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इन्होंने भी कोई नया गाना नहीं गाया, बल्कि उसी पुराने गाने का रिमिक्स बजाया। इन्होंने भी उसी एकीकरण पर जोर दिया। इन्होंने किस पर जोर जोर दिया? एकीकरण यानी इंटीग्रेशन पर अधिक जोर दिया। ठीक है, भाई बच्चों को रेगुलर स्कूल में लाओ, इनका कहना था। ठीक है, तो रेगुलर स्कूल में तो बुला लिया। अब आते हैं सबसे बड़े निष्कर्ष पर। नीचे बॉक्स में लिखा है, ये भारत का पहला चरण था, लेकिन ये केवल एकीकरण तक सीमित था। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये असली समावेशन नहीं था दोस्तों। बच्चा स्कूल के अंदर तो था, लेकिन सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाया। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। तो आईईडीसी से और एनईपी 1986 इज इक्वल टू सिर्फ इंटीग्रेशन दिमाग में लॉक कर लीजिएगा। अगर कोई पूछता है आईईडीसी और एनईपी 1986 में क्या था, तो वहां पे इंक्लूजन नहीं था, वहां पे क्या था? इंटीग्रेशन था। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड जो, अब हम बात करेंगे विशेष शिक्षा और पुनर्वास के क्षेत्र में एक मील के पत्थर यानी कि माइलस्टोन की, जो है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको क्या बोलते हैं? RCI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, ये जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया था, ये कब बनाया गया? 1992 में बनाया गया। ठीक है, जैसा कि हमारी स्लाइड की हेडलाइन कहती है, व्यवसायिकता, क्या कहती है? व्यवसायिकता की ओर। ठीक है, अब व्यवसायिकता की ओर का मतलब क्या है? मतलब ये जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आया, ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? RCI का गठन इस पूरे क्षेत्र को एक प्रोफेशनल पहचान देने के लिए किया गया था। ठीक है, इसका जो एम है, पुनर्वास पेशेवरों यानी कि रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के प्रशिक्षण को मानकीकृत और विनियमित करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सरल शब्दों में कहें तो ये सुनिश्चित करना कि देश में किसी भी कोने में एक स्पेशल एजुकेटर या थेरेपिस्ट को मिलने वाली ट्रेनिंग का लेवल एक समान और उच्च दर्जे का हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे हम तीसरा जो है
कार्य प्रणाली इसके यानी कि फंक्शन, ठीक है। फंक्शन जो है इसमें शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे CRI, ठीक है। CRI मॉडल जो है RCI के कार्यों को हम इस CRI फॉर्मूले से आसानी से समझ सकते हैं, जो क्या करता है, एक गियर की तरह काम करता है, ठीक है। तो पहला गियर जो है यानी कि पहला जो पॉइंट है वो क्या है, कैरिकुलम, पाठ्यक्रम विकास। RCI तय करता है कि विभिन्न कोर्सेज में क्या पढ़ाया जाए ताकि शिक्षा प्रासंगिक हो। फिर है आर यानी कि रजिस्ट्रेशन, पेशेवरों का पंजीकरण। ट्रेनिंग के बाद हर प्रोफेशनल को RCI के सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर यानी कि CRR में रजिस्टर होना अनिवार्य है, तभी वे अभ्यास कर सकते हैं। और आई फॉर है इंस्पेक्शन यानी कि संस्थानों का निरीक्षण। RCI समय समय पर उन कॉलेजों और संस्थानों की जांच करता है जो ये कोर्स करा रहे हैं, ताकि गुणवत्ता बनी रहे, ठीक है। अब सभी के पास CRR रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो आपके भी में अप्लाई कर रहे हैं ना, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब है इसका अगर हम यहाँ पर बात करें तो इम्पैक्ट और मैंडेट की बात करेंगे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि अब अप्रशिक्षित प्रथाओं पर रोक लग गई है, कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मतलब अप्रशिक्षित प्रथाओं पर रोक, मतलब इसका क्या है कि कोई भी व्यक्ति बिना सही ट्रेनिंग और डिग्री के इस संवेदनशील क्षेत्र में काम नहीं कर सकता। मतलब दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए बिना कोर्स के कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर कोई करता हुआ पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, RPWD एक्ट 2016 के तहत अब ये अनिवार्य कर दिया गया है। क्या अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदान करना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि दिव्यांगजनों की सेवा के लिए केवल प्रशिक्षित मानव संसाधन यानी कि ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि आप लोगों ने ट्रेनिंग ली है, ठीक है, तो आप ही उसके लिए काम, दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर सकते हैं। तो ये ना केवल कानून है बल्कि दिव्यांगजनों के अधिकार की सुरक्षा भी है, ठीक है। अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें RCI की, तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि RCI 1992 वो धुरी है जो विशेष शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो एजुकेटर्स, भारत में 1986 तक तो हमने बच्चों को सिर्फ स्कूल के अंदर एंट्री दिलवाई थी, लेकिन दुनिया भर में खलबली मची हुई थी कि बॉस सिर्फ एंट्री से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। और फिर आता है स्पेशल एजुकेशन की दुनिया का वो अवेंजर इंड गेम वाला मोमेंट, जहां पूरी दुनिया की सरकारें, ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आई। साल था 1994, ठीक है। और जगह क्या थी, स्पेन। इस जगह थी स्पेन में सलामांका, ठीक है। स्पेन में सलामांका शहर था। सलामांका स्टेटमेंट ने दुनिया को बहुत ही कड़क वसूल दिया, ठीक है। अब वो उसूल क्या था, द ऑल प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि क्या दिया, द ऑल प्रिंसिपल। अब ये ऑल क्या है, स्क्रीन पर देखिए, स्कूल को के सभी बच्चों को, ठीक है, उनकी विविध परिस्थितियों की परवाह किए बिना एडजस्ट करना। अरे भाई, ऑल का मतलब यहाँ कोई टर्म और कंडीशन नहीं, अप्लाई वाला छोटा स्टार नहीं लगा था। बच्चा चाहे व्हीलचेयर पर हो या सुनने में दिक्कत हो, ठीक है, या बहुत स्लो सीखता हो, स्कूल को बदलना पड़ेगा, बच्चे को नहीं, ठीक है। मतलब स्कूल के सभी बच्चों को उनकी विविध परिस्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करना। यहाँ पर क्या है कि स्कूल बदलेगी, स्कूल का सिस्टम बदलेगा, बच्चा नहीं बदलेगा। अब इस थ्योरी को रियल लाइफ प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, इसके लिए इन्होंने जो प्रैक्टिस शिफ्ट किया, उसे KBS PRT TGT एग्जाम में याद रखने का हमारा निमोनिक है BAR, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे BAR क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, ये बार सुनकर आप कुछ और इमेजिन करने मत लग जाना, ठीक है। ये है हमारा स्पेशल एजुकेशन वाला बार है, ठीक है, वो वाला जो आपके दिमाग में चल रहा है वो वाला बार नहीं है। तो बी से क्या होगा, बैरियर रिमूव्ड, ठीक है, यानी बाधाएं दूर करना। मतलब अगर सीढ़ियां हैं तो रैंप बनाओ, अगर ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है तो ब्रेल या ऑडियो बुक्स लाओ। फिर ए फॉर है एडॉप्टिव कैरिकुलम, यानी कि अनुकूलित पाठ्यक्रम। जैसे शादी के बुफे में शुगर फ्री मिठाई भी होती है ना, वैसे हर बच्चे के हिसाब से सिलेबस को अडेप्ट करो और सबको एक ही लाठी से मत हाको।
फिर आता है आर यानी कि रिसोर्सेज इन जनरल क्लासरूम, सामान्य कक्षा में संसाधन। जो भी स्पेशल चीजें चाहिए वो उसी रेगुलर क्लास रूम में ला कर दो, बच्चे को किसी अलग थलग कमरे में मत भेजो। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि salamanca का असली निचोड़ क्या है, तो नीचे देखिए की टेकवे डाइवर्सिटी यानी विविधता का सम्मान, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, सलामांका का असली निचोड़ है। हर बच्चा अलग है और ये अलग होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये हमारी सोसाइटी की स्ट्रेंथ है। जैसे एक थाली में अलग अलग डिशेज होती हैं तभी मजा आता है, वैसे ही क्लासरूम में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। वेलकम बैक टू द इंडिया। सलामांका में पूरी दुनिया को ऑल का ज्ञान देने के बाद अब बात करते हैं हमारे देश के सबसे बड़े बाहुबली मूवमेंट की। स्क्रीन पर देखिए, इसे कहते हैं असली पैराडाइम शिफ्ट। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप सभी को पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि PWD 1995 से RPWD 2016 की यात्रा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ मैं। जरा लेफ्ट साइड वाले छोटे से बॉक्स को आप ध्यान से देखिए, जिसमें PWD 1995 लिखा है और यहाँ पर सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी थी, यानी कि 7 प्रकार की दिव्यांगता। मतलब अगर आपकी कंडीशन उन 7 में फिट होती है तो आपको मदद मिलेगी, वरना आप सिस्टम से आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर आया RPWD एक्ट, जिसमें क्या किया गया, 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, यानी किस प्रकार की दिव्यांगता होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का सफर जो किया है उसमें इम्पैक्ट क्या आया है, यानी कि प्रभाव क्या आया है, दृष्टिकोण में बदलाव क्या आया है, तो वो द बिग शिफ्ट है वो देख लेते हैं। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से पहले थोड़ा सा समझते हैं। पहले सोसाइटी का नजरिया कैसा था, अरे बेचारा, चलो इस पर थोड़ी दया कर देते हैं, इसके लिए कुछ डोनेट कर देते हैं, इसे कहते हैं वेलफेयर यानी कि चैरिटी मॉडल। लेकिन 2016 में कानून ने बोला रुको जरा, कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप, ये समाज, ये स्कूल, ये सड़कें जितनी आपकी हैं उतनी ही हम सबकी है, मतलब उनकी भी है। ये कोई दया नहीं है, उनका हक है। जैसे किसी भी बॉलीवुड मूवी में हीरो डंके की चोट पर अपना हक मांगता है ना, बिल्कुल वैसा ही पावरफुल शिफ्ट था ये। और ये सब हुआ क्योंकि हमने इंटरनेशनल रूल्स यानी कि UNCRPD के साथ खुद को अलाइन किया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। दृष्टिकोण में बदलाव आया, कल पहले क्या था, वेलफेयर करते थे, फिर अधिकार आ गया। ठीक है, और ये सब कब हुआ, UNCRPD के साथ अलाइनमेंट। अब मुझे आप लोग एक चीज और बताना कि UNCRPD का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जरूर बताना, मैं वेट करूंगी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर निमोनिक देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर निमोनिक दिया हुआ है, मतलब सोसाइटी में अब मोर जस्टिस जो है होगा, उसको आइए डिकोड करते हैं। तो अब ये सवाल है कि 7 से 21 डिसेबिलिटी जो हुई, तो सिस्टम पर क्या असर पड़ा, इसका इम्पैक्ट याद रखने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक मास्टर निमोनिक, जो क्या है, MORECJ। ठीक है, अब ऐसे कह सकते हैं मोर सीजे। ठीक है, मतलब सोसाइटी में अब मोर जस्टिस होगा। आइए डिकोड करते हैं। M4 क्या है, मोर बेनिफिट्स, यानी कि अधिक लाभार्थी हो गए। मतलब 7 से 21 हुए थे, जाहिर सी बात है ज्यादा बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिलेगा। फिर आया O फॉर ऑब्लिगेशन। ठीक है, अधिक कानूनी दायित्व। इसका मतलब क्या है, सरकार और स्कूलों पर डंडा चला कि भैया अब तो तुम्हें फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी, ये कानून है। R4 है रिसोर्सेज, यानी कि अधिक संसाधन की जरूरत। बच्चे बढ़े हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज भी तो ज्यादा चाहिए ना। E4 होता है एक्सपर्टीज नीडेड। एक्सपर्टीज नीडेड मतलब विशेषज्ञता की आवश्यकता। और हाँ, यही एंट्री होती है आपकी और हमारी। जब डिसेबिलिटी की कैटेगरीज बढ़ेंगी तो उन्हें पढ़ाने के लिए आप जैसे कि ABS Tier 2 वाले एक्सपर्ट स्पेशल एजुकेटर की डिमांड भी तो बढ़ेगी, है ना। फिर आता है C4 चैलेंज इन ट्रेनिंग। ठीक है, प्रशिक्षण में
चुनौती। अब इतने सारे टीचर्स को नए सिरे से ट्रेनिंग देना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फाइनली जे फॉर जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय की दिशा में कदम। ये सब तामझाम हम क्यों कर रहे हैं? ताकि समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। तो अगली बार कोई पीडब्ल्यूडी से आरपीडब्ल्यूडी पूछे तो सीधा बोलना दया नहीं अधिकार चाहिए, और MORECJ का इम्पैक्ट चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। M फॉर मोर बेनिफिट्स, O फॉर ऑब्लिगेशन, R फॉर रिसोर्सेज, E फॉर एक्सपर्टीज, C फॉर चैलेंजेस और J फॉर जस्टिस। ये चीज ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, हमने ये तो देख लिया कि आरपीडब्ल्यूडी 2016 ने 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज ला दी और हक की बात की, लेकिन केबीएस का एग्जामिनर आपसे पूछेगा भैया एज अ टीचर स्कूल के अंदर तुम्हें क्या करना है। तो सीधे सीधे आते हैं स्लाइड के सबसे बड़े एग्जाम टैब पर, जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 अनिवार्य शैक्षिक प्रावधान। ठीक है, अब यहाँ ऊपर कोने में देखिए सबको रटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मौलिक अधिकार 6 से 18 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा, RTE 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के विपरीत। ठीक है, RTE एक्ट कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के को फ्री एजुकेशन मिलेगी, राइट। लेकिन रुको, केबीएस वाले यही आपके मार्क्स काटेंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि अगर बच्चा बेंच मार्क डिसेबिलिटी वाला है, मतलब जो 21 डिसेबिलिटी है उनमें से किसी कैटेगरी में आता है, तो उसका मौलिक अधिकार 14 साल पर खत्म नहीं होता। उसे 6 से 18 वर्ष तक फ्री एजुकेशन मिलेगी, मतलब पूरे 4 साल का बोनस। इसे दिमाग में लॉक कर लेना। ठीक है, अब आता है सवाल आरपीडब्ल्यूडी के ने स्कूलों में क्या क्या अनिवार्य प्रावधान किए यानी प्रोविजन किए। अगर एग्जाम में आग लगानी है ना, तो यहाँ पर क्या करना है, ये फायर वाली चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसका निमोनिक देखते हैं और इसको याद करते हैं। एफ फॉर फ्री एजुकेशन यानी कि निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा कितनी है यहाँ पर? 6 से 18 साल। ठीक है, कितनी है? 6 से 18 साल तक, जैसा अभी बताया था मैंने। ठीक है, अगर दूसरी बात करें, आई फॉर इंक्लूजन यानी कि समावेशन की बात हो रही है यहाँ पर। कोई अलग थलग स्कूल नहीं, सबको एक साथ पढ़ाओ। आर फॉर क्या है? रीजनेबल एकोमोडेशन यानी कि उचित समावेशन, या उचित समावेशन बोल सकते हैं। अब ये क्या है? मान लो एक बच्चा लिख नहीं सकता, तो क्या उसका एग्जाम नहीं लोगे? नहीं, उसे स्क्राइब यानी कोई और लिखने वाला दोगे या एक्स्ट्रा टाइम दोगे। सिस्टम में थोड़े एडजस्टमेंट करने ही उचित समावेशन है। ई फॉर इन्वायरमेंट यानी कि पहुंच योग्य वातावरण। स्कूलों का माहौल ऐसा हो जहां बच्चा बिना किसी रुकावट के आ जा सके, यानी कि एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन प्रावधानों को जमीन पर कैसे उतारें, बच्चों का फ्यूचर कैसे सुरक्षित करें, इसके लिए याद रखिए हमारी तिजोरी वाला निमोनिक जो क्या है, सेफ है। ठीक है, अब ये सेफ की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एस फोर क्या है? स्कूल मस्ट बी एक्सेसिबल, मतलब स्कूल पहुंच योग्य होनी चाहिए। सीढ़ियों के साथ रैंप भी होने चाहिए, इसका मतलब है। ठीक है, ए फोर क्या है? अप्रोप्रिएट एड्स यानी कि उपयुक्त सहायक सामग्री, अ, जिसको जो चाहिए वो दो। हियरिंग एड, ब्रेल बुक्स, ठीक है, कैलिपर, क्रचेस सब अवेलेबल करवाओ। एफ फॉर क्या है? फैसिलिटी यानी कि सुविधाएं, स्पेशल टॉयलेट, थेरेपी रूम्स वगैरह वगैरह जो भी चीजें आती हैं, रिसोर्स रूम। ठीक है, ई फॉर है एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा अनुकूलन होना चाहिए। एग्जाम का तरीका बदलो, अगर बच्चा देख नहीं सकता तो उससे ओरल एग्जाम ले लो या ब्रेल में पेपर दे दो। ठीक है, और इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स नीचे रिबन पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है? निष्कर्ष यानी कि EQL है। तो ई फॉर इक्विटी, क्यू फॉर क्वालिटी और एल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी समानता की नहीं, इक्विटी की बात करता है यहाँ पर। ठीक है, समानता नहीं, इक्विटी मतलब समता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इक्विटी का मतलब है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब सबको 6 नंबर का जूता दे दो, चाहे किसी के पैर में आए या नहीं आए, अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो।
ठीक है। अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो मतलब हर बच्चे को उसके पैर के नाप का जूता देना, इसे इक्विटी मतलब यही इक्विटी लाएगी असली क्वालिटी, और तभी मुमकिन होगी लाइफ लॉन्ग लर्निंग यानी कि आजीवन सीखना। तो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ई क्यू एल क्लियर हो गया, ई फॉर इक्विटी और क्यू फॉर क्वालिटी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एल फॉर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर इक्विटी होगी, नीड पूरी होगी तो क्वालिटी आएगी, और क्वालिटी आएगी तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने बात की थी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की। हमें उचित समावेशन यानी कि रीजनेबल एकोमोडेशन देने को कहता है। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर डरना नहीं है आपको। इसका सीधा सा मतलब है थोड़ा सा एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन यानी कि संशोधन। इसे एक देसी एग्जांपल से समझो। जब आप किसी खचाखच भरी बस या ट्रेन में सफर करते हो और कोई बुजुर्ग इंसान आ जाए, तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा खिसक कर उनके लिए जगह बना देते हो, है ना? सिस्टम में वही जगह बनाना है, बनाना ही क्या कहलाता है? रीजनेबल एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जरा स्क्रीन पर बनी इस तराजू को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक तराजू दिखाई दे रही होगी, ठीक है। लेकिन राइट साइड पर एक शील्ड है। राइट साइड पर क्या है? एक शील्ड है, और लेफ्ट में एडजस्टमेंट है यानी कि मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो जिस पर क्या लिखा है, यहाँ पर शील्ड पर क्या लिखा? नो बर्डन नो हार्म। ठीक है, इसका अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बदलाव ऐसा होना चाहिए जो रीजनेबल मतलब उचित हो। मान लीजिए किसी बच्चे को सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत है, तो स्कूल क्या करेगा? रैंप बनवा देगा या उसकी क्लास ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर देगा, ये रीजनेबल है। लेकिन अब बच्चा बोले जी नहीं, मुझे तो क्लासरूम तक उड़ने वाला फ्लाइंग कारपेट चाहिए, या मुझे हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया जाए, तो भाई ये स्कूल पर एक अत्यधिक बर्डन है। और मान लो ऐसा कोई गैजेट लाया जाए जिससे पूरी क्लास को डिस्टर्ब मतलब हम बोल सकते हैं डिस्टरबेंस हो, तो दूसरों के लिए हार्म होगा। ठीक है, अगर ऐसा किया जाए। अब केबीएस टीयर 2 के एग्जाम में सीधे सीधे स्कूल सेटिंग के उदाहरण पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो नीचे बॉक्स में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्कूल सेटिंग के उदाहरण। पहला है स्क्राइब यानी कि लेखक, लिपिक प्रदान करना। लेखक की बात करें, अगर बच्चा खुद नहीं लिख सकता तो उसे एग्जाम्स में आंसर लिखने के लिए एक असिस्टेंट देना। दूसरा क्या है? सिटिंग, बैठने की विशेष व्यवस्था। मतलब अगर किसी बच्चे को देखने या सुनने में थोड़ी दिक्कत है तो उसे एडीएचडी है तो उसे यू शेप में बिठाना चाहिए, या उसे फिर फर्स्ट रो में टीचर के पास बिठाना चाहिए। फिर है थर्ड है टाइम, परीक्षा में अतिरिक्त समय। एग्जाम पूरा करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना, जैसे हमने तारे जमीन पर में ईशान अवस्थी के लिए देखा था। ठीक है, अब इस पूरी स्लाइड की जान नीचे पीले रंग की में लिखी हुई है इंक्लूजन। ये क्या है? समावेशन की कुंजी है। दोस्तों, आपने इसे अपने दिमाग में 3D में प्रिंट कर लीजिए। जैसे बिना चाबी के ताला नहीं खुलता ना, वैसे ही बिना रीजनेबल एकोमोडेशन के कभी इंक्लूजन का ताला नहीं खुलता है। तो तराजू बैलेंस रखो और एग्जाम में सही ऑप्शन टिक करके आओ। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस सफर के क्लाइमैक्स पर। पूरे वीडियो में हमने एकीकरण और समावेशन के बहुत चर्चे सुने, लेकिन केबीएस टीयर 2 के एग्जाम में इन दोनों के बीच असर्शन और रीजन वाले सवाल आते हैं, तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये द मास्टर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन, लेफ्ट साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन में इसकी परिभाषा क्या है? चाइल्ड मस्ट फिट इन, मतलब बच्चे को फिट होना है। जरा इस ड्राइंग को ध्यान से देखिए। एक गोल आकार का बच्चा है जो क्या कर रहा है? सिस्टम में फिट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बच्चा बेचारा पसीने पसीने हो रखा है, उसने डिब्बे में घुसने के लिए बहुत कोशिश की है। अगर बच्चा स्कूल के हिसाब से नहीं चल पाता तो सिस्टम क्या कहता है? अरे इस बच्चे में कोई कमी है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है। मतलब प्रॉब्लम लाइज विद द चाइल्ड। समस्या क्या है? समस्या बच्चे में है। ये मानना किसका है? इंटीग्रेशन का मानना है। मतलब
खुद को बदलने का पूरा प्रेशर या दायित्व जो है, यानी कि उन जो है वो किस पे डाल देते हैं, छोटे से बच्चे पर, बच्चे के बदलने के दायित्व पर। तो यही तो वही बात हो गई ना कि आप रेडीमेड शर्ट खरीद लें जो आपको टाइट हो रही थी, दुकानदार कह रहे हैं शर्ट तो सही है, तुम अपना वजन कम करके आओ, है ना। अब स्लाइड के राइट साइड इंक्लूजन वाले कॉलम को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ लिखा, यहाँ हमारा हीरो समावेशन है। ठीक है, यहाँ परिभाषा बदल दी जाती है। सिस्टम मस्ट वेलकम, मतलब सिस्टम क्या करता है, स्वागत करता है। ड्राइंग देखिए, यहाँ पर एक ड्राइंग दिखाई दे रही है आप सभी को। ठीक है, ये जो ड्राइंग है, इस बार डब्बे ने खुद को गोल आकार के हिसाब से ढाल लिया। ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है डिब्बे ने क्या किया, खुद को गोल आकार के हिसाब से ढाल लिया ताकि बच्चा उसमें फिट बैठ सके। ठीक है, सिस्टम ने बच्चे के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। अब अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ के टीचर ये नहीं कहता कि बच्चा डल है, टीचर कहता है शायद मेरे पढ़ाने के तरीके में मतलब प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम लाइज विद द सिस्टम, बाधाएं प्रणाली में है, सिस्टम में है। ठीक है, बदलने का दायित्व किस पर है, स्कूल सिस्टम पर बदलने का दायित्व है। और यहाँ पर ये क्या यूज करेंगे, खुद सिस्टम खुद को कैसे बदलता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैजिकल एग्जाम्पल यूडीएल, यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यानी पढ़ाने का ऐसा डिजाइन जो हर बच्चे, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, हियरिंग इम्पेयर्ड हो, या गिफ्टेड हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड हो, ठीक है, सबके लिए करे। शर्ट टाइट है तो दर्जी को बुलाओ और बच्चे की नाप के एकदम परफेक्ट शर्ट सिलवाओ। तो यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों बॉटम लाइन क्या है, नीचे इस तीर को ध्यान से देखिए, इंक्लूजन ही अंतिम लक्ष्य यानी कि अल्टीमेट गोल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन का हमारा और आपका इस पूरी दुनिया का अंतिम लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट गोल सिर्फ और सिर्फ एक है, इंक्लूजन। हमने बच्चे को डिब्बे में फिट नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें डिब्बे को बड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है ताकि बच्चा उसमें फिट हो सके। तो इसी के साथ हमारा मतलब ये जो स्लाइड है ये खत्म होती है और हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी को शारीरिक चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन अगर मन मन हमारा बीमार हो तो हम अक्सर उसे छुपाते हैं या डरते हैं। इसी डर और पुराने कानूनों को बदलने के लिए 2017 में आया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, जो है आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, MHA, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ठीक है, कब आया, 2017 में आया। ठीक है, ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को देखने का एक नया नजरिया है। तो इसका एम देख लेते हैं, जो है R और M, तो इसको डिकोड करते हैं। R जो है राइट बेस्ड अप्रोच, यानी कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं। अब इलाज एक एहसान नहीं बल्कि मरीज का अधिकार हो गया था। ठीक है, M फॉर क्या है, मॉडर्नाइजिंग मेंटल हेल्थ केयर, यानी कि आधुनिकीकरण, पुरानी जंजीरों और डरावने पागल खानों वाले सिस्टम को आधुनिक चिकित्सा और सम्मान से बदलना। फिर आता है आपका ये DAAD, ये फ्रेमवर्क है, मुख्य पहलू है, इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है। तो इसे समझते हैं। डी फॉर क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेशन और सुसाइडल अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डी की बात करेंगे, आत्महत्या के प्रयास को अपराध मुक्त करना। ठीक है, अब ये है क्या, अगर पहले कोई आत्महत्या की कोशिश करता था तो उसे आईपीसी की धारा 309 के तहत अपराधी माना जाता था। लेकिन MHA जो 2017 कहता है कि जो इंसान ऐसा कदम उठा रहा है वो बहुत ज्यादा तनाव में है और उसे जेल नहीं, इलाज की जरूरत है। ठीक है, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि सुसाइड की कोशिश के बाद पुलिस अस्पताल पहुंच जाती थी, लेकिन अब असल जिंदगी में पुलिस का काम उसे परेशान करना नहीं बल्कि उसे रिहैबिलिटेशन तक पहुंचाना है। ठीक है, डी हो गया। अब आते हैं ए पे, तो ए फॉर है एक्सेस टू क्वालिटी केयर। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच। अब यहाँ पर जो गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच है, सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इलाज सस्ता और सुलभ होना चाहिए।
फिल्म आपने डियर जिंदगी देखी होगी, ठीक है। उसमें जैसे कायरा जो है आलिया भट्ट को डॉक्टर जहांगीर यानी कि शाहरुख खान ने क्या शाहरुख खान क्या करते हैं, वो एक थेरेपिस्ट है, ठीक है। सरकार का लक्ष्य क्या है, एक ऐसी क्वालिटी केयर हर आम इंसान को मिल सके, ठीक है। फिर आता है ए फॉर एडवांस डायरेक्टिव यानी कि अग्रिम निर्देश का अधिकार। अब ये अग्रिम निर्देश का अधिकार का मतलब क्या है, तो इसको देख लेते हैं। ये एक लिविंग विल है, ठीक है। क्या है, लिविंग विल की तरह है। एक स्वस्थ मन वाला व्यक्ति पहले से लिख कर दे सकता है कि अगर भविष्य में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है तो उसका इलाज कैसे किया जाए और उसका नॉमिनी कौन रहेगा। जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं या वसीयत लिखते हैं, वैसे ही हम अपने मानसिक इलाज का तरीका खुद ही तय कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और फिर अगेन डी पे जाते हैं, यानी कि डिग्निटी, मानवीय गरिमा के साथ जीने का हक, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी मानसिक रोगी को जंजीरों से बांधना, उसे क्रूर बिजली के झटके देना या उसे समाज से अलग थलग कर देना अब कानूनी अपराध है। उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक है, ठीक है। और इसे एग्जाम्पल के साथ समझे तो पहले पागल खाना शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल होता था, लेकिन अब हम मेंटल हेल्थ सेंटर या वेलनेस सेंटर की बात करते हैं। ये बदलाव डिग्निटी की वजह से आया है। तो दोस्तों, MHA 2017 हमें सिखाता है कि मानसिक बीमारी कोई शर्म की बात नहीं है, ये कानून है, ठीक है। ये क्या करता है, मतलब ये जो कानून है ये मरीज को अपराधी नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान मानता है जिससे हमारे साथ सहयोग और सही इलाज की जरूरत है। याद रखिएगा, हेल्थ इज नॉट जस्ट फिजिकल, मेंटल हेल्थ मैटर टू, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो मेरे फ्यूचर KBS स्पेशल एजुकेटर 18वीं सदी के इटार्ड से लेकर 2016 के RPWD तक का सफर तो हमने तय कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं आज के और आने वाले कल की। KBS का एग्जामिनर इतिहास तो पूछेगा, लेकिन उसका असली फोकस इस बात पर है होगा कि क्या आप फ्यूचर के लिए तैयार हैं। क्या हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है भारत की नई ब्लॉकबस्टर NEP 2020। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, भविष्य का विजन जो है NEP 2020 और समग्र शिक्षा की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। अब NEP 2020 ने स्पेशल एजुकेशन के लिए जो जादुई छड़ी घुमाई, उसे याद रखने का हमारा सॉलिड निमोनिक है ISL EQ, ठीक है। ISL EQ जो है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसे ऐसे याद रखो कि फ्यूचर के बच्चों का EQ यानी कि इमोशनल कोशेंट, ठीक है, एकदम हाई होगा। सबसे पहले फोकस किस पे है, इंक्लूसिव एजुकेशन पर, ठीक है। मजबूत जोर है, सबसे ज्यादा जोर से भी मजबूत जोर, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ISL, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज, भारतीय सांकेतिक भाषा का मानवीकरण। यहाँ पर अब सोचो, आप दिल्ली में हो और कोई बच्चा चेन्नई में, दोनों जगह की साइन लैंग्वेज अलग अलग हो तो कैसे बात बनेगी। इसीलिए NEP ने कहा, बॉस पूरी दुनिया की साइन लैंग्वेज का मानकीकरण करो यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन करो, ताकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा हर बच्चा एक ही भाषा में कनेक्ट कर सके, ठीक है। और EQ से हमारा मतलब क्या है, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन यानी कि समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, ठीक है। सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, क्वालिटी देनी है यहाँ पर, ठीक है। अब जरा मेरी 3D ड्राइंग देखिए, जो सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं आप सभी को, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये हमारी स्पेशल एजुकेशन की सक्सेस की सीढ़ियां हैं, ठीक है। टॉप पर ये जो झंडा लहरा रहा है ना, समग्र शिक्षा अभियान का, ठीक है। समग्र शिक्षा का मतलब है, समग्र का मतलब है होलिस्टिक, और ठीक है, यानी कि समग्र बच्चे का 360 डिग्री डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और मैं बता दूं, समग्र शिक्षा जो अभियान है, पहले ऐसे से था, फिर 2018 में, सॉरी 2018 में ये चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसमें तीन चीजें जोड़ी गई, फिर इसमें आ गया SS से, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। दूसरा हो गया RAMSA, RAMSA, ठीक है। अब ये RAMSA क्या है, राष्ट्रीय आर यहाँ पर A नहीं है, ठीक है, ये आपका कट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। और जोड़ा गया इसमें टीचर एजुकेशन, ये तीन चीजें जोड़कर क्या बनाया गया, समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया। यहाँ तक क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, ये सीढ़ियां चढ़ते हैं और देखते हैं 3A क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर गुणवत्ता प्रभाव जो है 3A द स्टेयर्स देखेंगे। सबसे पहला ए जो है एड्स, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, पहला जो है वो क्या है, एक्सेसिबिलिटी यानी कि पहुंच को बढ़ाना। सबसे पहले स्कूल का दरवाजा ऐसा बनाओ कि बच्चा अंदर तो आ सके और बाहर भी जा सके। रैंप बनवाओ, लिफ्ट बनवाओ, ये क्या है, पहली सीढ़ी है। दूसरा है स्टेप एडॉप्टेशन का, यानी कि अनुकूलन को बढ़ावा देने का। बच्चा स्कूल आ गया, अब आपने पढ़ाने के तरीके को अडेप्ट करो, सिलेबस को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ, जैसा हमने यूडीएल में सीखा था। स्टेप 3 जो है वो है ऐड, यानी कि सहायता प्रदान करना। और आखिरी सीढ़ी में बच्चे को जो भी टूल चाहिए, वो हियरिंग एड हो, वाइट केन हो, व्हील चेयर हो, ठीक है, क्रचेज हो, ब्रेल किट हो, वो उसे प्रोवाइड करो। ठीक है, जब एक स्कूल में इन 3A की सीढ़ियां बच्चा चढ़ता है, तब जाकर वो समग्र शिक्षा के शिखर पर पहुंच पाता है। ठीक है, यही हमारा फ्यूचर रोड मैप है। तो दोस्तों, अगर इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हो तो KBS टीयर 2 के एग्जाम में आपका सिलेक्शन पक्का है। और सच में स्पेशल एजुकेशन के लिए निकुंब सर या सारथी बन पाएंगे आप, जिनकी भी जरूरत है आप उनको पूरी कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो मेरे भावी शिक्षकों, आ गए हम अपनी ऐतिहासिक सफर की मंजिल पर, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, क्योंकि स्क्रीन पर जो अभी आप देख रहे हैं मास्टर चीट शीट है, जिसमें विशिष्ट शिक्षा का क्रमिक विकास है। तो इससे एक एक करके देखेंगे। जरा इस सड़क को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही होगी आप सभी को। ये कोई सीधा सीधा हाईवे नहीं था, बहुत घुमावदार रास्ता था। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमने 18वीं सदी में इटार्ड और ब्रेल के फाउंडेशन से गाड़ी स्टार्ट की थी। कहाँ से स्टार्ट की थी, इटार्ड और ब्रेल यानी लुइस ब्रेल के फाउंडेशन से हमने गाड़ी स्टार्ट की थी। हमारे निमोनिक है WBIV और 4 जैन के साथ। ठीक है, फिर हमने 1974 में क्या किया, IEDC यानी कि इंटीग्रेशन की शुरुआत की, जिसमें CIRS आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद हम पहुंचे 1992 में। 1992 में कहाँ पहुंचे, RCI एक्ट पर। अरे हाँ, RCI तो आपका होने वाला बॉस है ना। स्पेशल एजुकेटर बनोगे तो यहीं से आपको CRR नंबर वैसे भी मिल चुका है। ठीक है, आपको CRE पॉइंट और कलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर आया 1994 में सलामांका का, जो हमारा ऑल आया, यानी ग्लोबल इंक्लूजन ऑल और बार आया। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी थी। फिर हमने देखा इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है आया 1995 में, PWD एक्ट। ठीक है, वेलफेयर के लिए काम करता था और जिसमें कितनी डिसेबिलिटी थी, 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी। ठीक है, फिर हमने देखा इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, ठीक है, जो क्या था, RPWD एक्ट, जो 2016 में आया। डिसेबिलिटी कितनी, राइट यहाँ पर हो गया वेलफेयर की जगह पे, यहाँ पर 21 डिसेबिलिटीज हो गई। FIR पढ़ा, RE पढ़ा आपने, सेफ पढ़ा, ठीक है, MORE चीजें पढ़ा। फिर उसके बाद 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट भी आया। ठीक है, जिसमें DAD पढ़ा आप सभी ने। फिर उसके बाद फाइनली लंबे सफर के बाद हम आ गए 2020 के NEP की मंजिल पर। ठीक है, यानी कि NEP जिसमें इंक्लूसिव क्वालिटी पढ़ी, ISL EQ और 3A पढ़ा आप सभी ने। यहाँ पर क्या किया आपने, समग्र शिक्षा का झंडा गाड़ दिया। अब इस पूरी सड़क के नीचे इस लाल रंग के बॉक्स को देखिए। ठीक है, यहाँ पर ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। अगर कोई रात के 2 बजे नींद से उठकर भी पूछे कि स्पेशल एजुकेशन का पूरा सार क्या है, तो बस डंके की चोट पर एक लाइन बोलना, ये कल्याण से अधिकार तक की यात्रा है। हम बच्चों पर कोई दया या चैरिटी नहीं कर रहे, हम उन्हें उनका छीना हुआ हक वापस दिला रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा विशिष्ट शिक्षा का इतिहास का ये टॉपिक होता है एकदम क्लोज। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे निमोनिक्स अब आपके दिमाग में फेविक्विक की तरह चिपक गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया है तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया और लगा कि KBS PRT TGT टीयर 2 की राह थोड़ी आसान है, तो अपने इस चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स को अभी सब्सक्राइब करें,
लाइक का बटन तोड़ें, और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि अगली क्लास में आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। तब तक के लिए टेंशन कम कर लीजिए, रिवीजन ज़्यादा करिए, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। ठीक है, मैं अभी के लिए जाती हूँ। जय हिंद, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर उससे पहले जाने से पहले एक चीज़ और बोल दूँ, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इन व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है।